दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रेमचंद की लिखी एक और कहानी जिसका नाम है पंच परमेश्वर। मित्रों, कहानी सुनाने से पहले मैं ये चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी पंच परमेश्वर। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। साझे में खेती होती थी, कुछ लेन देन में भी साझा था। एक को दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे और अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ जाते थे। उनमें न खान पान का व्यवहार था न धर्म का नाता, केवल विचार मिलते थे। मित्रता का मूल मंत्र भी यही है। इस मित्रता का जन्म उस समय हुआ जब दोनों मित्र बालक ही थे और जुम्मन के पूज्य पिता जुमराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। अलगू ने गुरुजी की बहुत सेवा की थी। खूब रकाबियां मांझी, खूब प्याले धोए। उनका हुक्का एक क्षण के लिए भी विश्राम न लेने पाता था, क्योंकि प्रत्येक चिलम अलगू को आधे घंटे तक किताबों से मुक्त कर देती थी। अलगू के पिता पुराने विचारों के मनुष्य थे। उन्हें शिक्षा की अपेक्षा गुरु की सेवा पर अधिक विश्वास था। वो कहते थे कि विद्या पढ़ने से नहीं आती, जो कुछ होता है गुरु के आशीर्वाद से होता है। अतएव यदि अलगू पर जुमराती शेख के आशीर्वाद अथवा सत्संग का कुछ फल न हुआ तो ये मानकर संतोष कर लेगा कि विद्योपार्जन में मैंने यथाशक्ति कोई बात उठा नहीं रखी। विद्या उसके भाग्य ही में न थी तो आती कैसे? मगर जुमराती शेख स्वयं आशीर्वाद के कायल न थे। उन्हें अपने सोटे पर अधिक भरोसा था और उसी सोटे के प्रताप से आज आसपास के गांवों में उनकी तूती बोलती है। अतएव अलगू का मान उनके धन के कारण था तो जुम्मन शेख अपनी अमोल विद्या से ही सबके आदर पात्र बने थे। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। उसके पास कुछ थोड़ी सी मिल्कियत थी, परंतु उसके निकट संबंधियों में कोई नहीं था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वो मिल्कियत अपने नाम चढ़वा ली थी। जब तक दान पात्र की रजिस्ट्री न हुई थी तब तक खाला जान का खूब आदर सत्कार किया गया। उन्हें खूब स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए गए, हलवे पुलाव की वर्षा सी की गई। पर रजिस्ट्री की मोहर ने इन खातिरदारियों पर भी मानो मोहर लगा दी। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ कड़वी बातों के कुछ तेज तीखे सालन भी देने लगी। जुम्मन शेख भी निठुर हो गए। अब बेचारी खाला जान को प्राय नित्य ही ऐसी बातें सुननी पड़ती थी। बुढ़िया न जाने कब तक जिएगी। 2-3 बीघे ऊसर क्या दे दिया, मानो मोल ले लिया है। बघारी दाल के बिना रोटियां नहीं उतरती। जितना रुपया इसके पेट में झोंक चुके उतने से तो अब तक एक गांव मोल ले लेते। कुछ दिन खाला जान ने सुना और सहा, पर जब ना सहा गया तो जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने स्थानीय कर्मचारी गृह स्वामिनी के प्रबंध में दखल देना उचित न समझा। कुछ दिन तक और यूं ही रोध होकर काम चलता रहा। अंत में एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा, बेटा, तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह ना होगा। तुम मुझे रुपया दे दिया करो, मैं अपना अलग पका लूंगी। जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया, रुपए क्या यहां फलते हैं? खाला ने नम्रता से कहा, अरे मुझे कुछ रूखा सूखा चाहिए भी कि नहीं? जुम्मन ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, तो कोई यह थोड़े ही समझा था कि मौत से लड़कर आई हो? खाला बिगड़ गई। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन हंसे, जिस तरह कोई शिकारी हिरन को जाल की तरफ जाते हुए देखकर मन ही मन हंसता है। वो बोले, हाँ जरूर करो पंचायत, फैसला हो जाए। मुझे भी ये रात दिन की खटपट पसंद नहीं। पंचायत में किसकी जीत होगी इस विषय में जुम्मन को कुछ भी संदेह ना था।
आसपास के गांवों में ऐसा कौन था जो उनके अनुग्रह का ऋणी ना हो? ऐसा कौन था जो उनको शत्रु बनाने का साहस कर सके? किस में इतना बल था जो उनका सामना कर सके? अब आसमान के फरिश्ते तो पंचायत करने आएंगे नहीं। इसके बाद कई दिन तक बूढ़ी खाला हाथ में एक लकड़ी लिए आसपास के गांवों में दौड़ती रही। कमर झुककर कमान हो गई थी, एक एक पग चलना दूभर था। मगर बात आ पड़ी थी, उनका निर्णय करना जरूरी था। विरला ही कोई भला आदमी होगा जिसके सामने बुढ़िया ने दुख के आंसू ना बहाए हों। किसी ने तो यूं ही ऊपरी मन से हूं हां करके टाल दिया। किसी ने इस अन्याय पर जमाने को गालियां दी और कहा कि कब्र में पांव लटके हुए हैं, आज मरे कल दूसरा दिन हो, पर हवस नहीं मानती। अब तुम्हें क्या चाहिए? रोटी खाओ और अल्लाह का नाम लो। तुम्हें खेती बाड़ी से क्या काम? कुछ ऐसे सज्जन भी थे जिन्हें हास्य के रसास्वादन का अच्छा अवसर मिला। झुकी हुई कमर, पोपला मुंह, सनके से बाल, इतनी सामग्रियां एकत्र हों तब हंसी क्यों ना आए? ऐसे न्यायप्रिय, दयालु, दीन वत्सल पुरुष बहुत कम थे जिन्होंने उस अबला के दुखड़े को गौर से सुना हो और उसको सांत्वना दी हो। चारों ओर से घूम घाम कर बेचारी अलगू चौधरी के पास आई, लाठी पटक दी और दम लेकर बोली, बेटा तुम भी क्षण भर के लिए पंचायत में चले आना। मुझे बुलाकर क्या करोगी? कई गांव के आदमी तो आएंगे ही। अपनी विपद तो सबके आगे रो आई हूं, अब आने न आने का अख्तियार उनको है। यो आने को मैं आऊंगा, मगर पंचायत में मुंह ना खोलूंगा। क्यों बेटा? अलगू बोला, अब इसका क्या जवाब दूं? अपनी खुशी? जुम्मन मेरे पुराने मित्र हैं, उनसे बिगाड़ नहीं कर सकता। बेटा क्या बिगाड़ के भय से ईमान की बात न कहोगे? हमारे सोए हुए धर्म ज्ञान की सारी संपत्ति लुट जाए तो उसे खबर नहीं होती, मगर ललकार सुनकर वो सचेत हो जाता है, फिर उसे कोई जीत नहीं सकता। अलगू इस सवाल का कोई उत्तर ना दे सके, पर उनके हृदय में ये शब्द गूंज रहे थे, क्या बिगाड़ के भय से ईमान की बात न कहोगे? संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। शेख जुम्मन ने पहले ही से फर्श बिछा रखा था। उन्होंने पान, इलायची, हुक्के, तंबाकू आदि का प्रबंध भी किया था। हां, वो स्वयं अलबत्ता अलगू चौधरी से जरा दूर बैठे हुए थे। जब पंचायत में कोई आ जाता था तब दबे हुए सलाम से उसका स्वागत करते थे। जब सूर्य अस्त हो गया और चिड़ियों की कलरव युक्त पंचायत पेड़ों पर बैठी, तब यहां भी पंचायत आरंभ हुई। फर्श की एक एक अंगुल जमीन भर गई, पर अधिकांश दर्शक ही थे। निमंत्रित महाशयों में से केवल वही लोग पधारे थे जिन्हें जुम्मन से अपनी कुछ कसर निकालनी थी। एक कोने में आग सुलग रही थी। नाई ताबड़तोड़ चिलम भर रहा था। यह निर्णय करना असंभव था कि सुलगते हुए उपलों से अधिक धुआं निकलता था या चिलम के दमों से। लड़के इधर उधर दौड़ रहे थे, कोई आपस में गाली गलौज करते और कोई रोते थे। चारों तरफ कोलाहल मच रहा था। गांव के कुत्ते इस जमाव को बोझ समझकर झुंड के झुंड जमा हो गए थे। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचों, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे के नाम लिख दी थी। इसे आप लोग जानते ही होंगे। जुम्मन ने मुझे हीन हयात रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। साल भर तो मैंने उसके साथ रो धोकर काटा, पर अब दिन रात का रोना नहीं सहा जाता। मुझे न पेट भर रोटी मिलती है और न तन का कपड़ा। बेकस बेवा हूं, कचहरी दरबार कर नहीं सकती। तुम्हारे सिवाय और किसे अपना दुख सुनाऊं? तुम लोग जो राह निकाल दो उसी राह पर चलूं। अगर मुझ में कोई ऐब देखो
तो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो, जो मन में बुराई देखो तो उसे समझाओ। क्यों एक बेकस की आह लेता है? पंचों का हुक्म सिर माथे पर चढ़ाऊंगी। रामधन मिश्र, जिनके कई असामियों को जुम्मन ने अपने गांव में बसा लिया था, बोले, जुम्मन मियां, किसे पंच बदते हो? अभी से इसका निपटारा कर लो, फिर जो कुछ पंच कहेंगे वही मानना पड़ेगा। जुम्मन को इस समय सदस्यों में विशेषकर वही लोग दिख पड़े जिनसे किसी न किसी कारण उसका वैमनस्य था। जुम्मन बोले, पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म है। खाला जान जिसे चाहे बदे, मुझे कोई उज्र नहीं है। खाला ने चिल्लाकर कहा, अरे अल्लाह के बंदे, पंचों के नाम क्यों नहीं बता देता? कुछ मुझे भी तो मालूम हो। जुम्मन ने क्रोध से कहा, अब इस वक्त मेरा मुंह ना खुलवाओ। तुम्हारी बन पड़ी है, जिसे चाहो पंच बदो। खाला जान जुम्मन के आक्षेप को समझ गई। वो बोली, बेटा, खुदा से डरो। पंच न किसी के दोस्त होते हैं न किसी के दुश्मन। कैसी बात कहते हो? और तुम्हारा किसी पर वश न हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को ही मानते हो? लो, मैं उन्हीं को सरपंच बदती हूं। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे, परंतु भावों को छिपाकर बोले, चौधरी ही सही, मेरे लिए जैसे रामधन मिश्र वैसे अलगू। अलगू इस झमेले में फंसना नहीं चाहते थे। वो कन्नी काटने लगे। बोले, खाला, तुम जानती हो कि मेरी जुम्मन से गाढ़ी दोस्ती है। खाला ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। पंच के दिल में खुदा बसता है। पंचों के मुंह से जो बात निकलती है वो खुदा की तरफ से निकलती है। अलगू चौधरी सरपंच हुए। रामधन मिश्र और जुम्मन के दूसरे विरोधियों ने बुढ़िया को मन में बहुत कोसा। अलगू चौधरी बोले, जुम्मन शेख, हम और तुम पुराने दोस्त हैं। जब काम पड़ा तुमने हमारी मदद की है और हमने भी जो कुछ बन पड़ा तुम्हारी सेवा करते रहे हैं। मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। तुमको पंचों से जो कुछ अर्ज करना हो करो। जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी मेरी है। अलगू ये सब दिखावे की बातें कर रहा है, अतएव शांत चित्त होकर बोले, पंचों, 3 साल हुए। खाला जान ने अपनी जायदाद मेरे नाम हिब्बा कर दी थी। मैंने उन्हें हीन हयात खाना कपड़ा देना कबूल किया था। खुदा गवाह है कि आज तक मैंने खाला जान को कोई तकलीफ नहीं दी। मैं उन्हें अपनी मां के समान समझता हूं। उनकी खिदमत करना मेरा फर्ज है। मगर औरतों में जरा अनबन रहती है, इसमें मेरा क्या वश है? खाला जान मुझसे माहवार खर्च अलग मांगती हैं। जायदाद जितनी है वो पंचों से छिपी नहीं है। उससे इतना मुनाफा नहीं होता है कि मैं माहवार खर्च दे सकूं। इसके अलावा हिब्बा नामे में माहवार खर्च का कोई जिक्र भी नहीं था, नहीं तो मैं भूल कर भी इस झमेले में न पड़ता। बस मुझे यही कहना है, आइंदा पंचों का अख्तियार है, जो फैसला चाहें करें। अलगू चौधरी को हमेशा कचहरी से काम पड़ता था, अतएव वो पूरा कानूनी आदमी था। उसने जुम्मन से जिरह आरंभ कर दी। एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़ी की चोट की तरह पड़ता था। रामधन मिश्र इन प्रश्नों पर मुग्ध हुए जाते थे। जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया है। अभी वो मेरे साथ बैठा हुआ कैसी कैसी बातें कर रहा था, इतनी ही देर में ऐसी काया पलट हो गई कि मेरी जड़ खोदने पर तुला हुआ है। न मालूम कब की कसर ये निकाल रहा है। क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ भी काम ना आएगी? जुम्मन शेख इसी संकल्प विकल्प में पड़े हुए थे कि इतने में अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख, पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यह नीति संगत मालूम होता है कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए।
हमारा विचार है कि खाला की जायदाद से इतना मुनाफा अवश्य होता है कि माहवार खर्च दिया जा सके। बस यही हमारा फैसला है। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर ना हो तो हिब्बानामा रद्द समझा जाए। ये फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गए। जो अपना मित्र हो वो शत्रु का सा व्यवहार करे और गले पर छुरी फेरे, इसे समय के हेरफेर के सिवाय और क्या समझा जा सकता है। जिस पर पूरा भरोसा था उसने समय पड़ने पर धोखा दिया। ऐसे ही अवसरों पर झूठे सच्चे मित्रों की परीक्षा हो जाती है। यही कलयुग की दोस्ती है। अगर लोग ऐसे कपटी धोखेबाज ना हो तो देश में आपत्तियों का प्रकोप क्यों होता। मगर रामधन मिश्र और अन्य पंच अलगू चौधरी की इस नीति परायणता की प्रशंसा जी खोलकर कर रहे थे। वो कहते थे, इसी का नाम पंचायत है। दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दोस्ती दोस्ती की जगह है, किंतु धर्म का पालन करना मुख्य है। ऐसे ही सत्यवादियों के बल पर पृथ्वी ठहरी है, नहीं तो ये कब की रसातल को चली जाती। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी। अब वो साथ साथ बातें करते नहीं दिखाई देते। इतना पुराना मित्रता रूपी वृक्ष सत्य का एक हल्का सा झोंका भी न सह सका। उनमें अब शिष्टाचार का अधिक व्यवहार होने लगा। एक दूसरे की आव भगत ज्यादा करने लगे। वो मिलते जुलते थे, मगर उसी तरह जैसे तलवार से ढाल मिलती है। जुम्मन के चित्त में मित्र की कुटिलता आठों पहर खटका करती थी। हर घड़ी यही चिंता रहती कि किसी तरह बदला लेने का अवसर मिले। अच्छे कामों की सिद्धि में बड़ी देर लगती है, पर बुरे कामों की सिद्धि में यह बात नहीं। जुम्मन को भी बदला लेने का अवसर जल्दी ही मिल गया। पिछले साल अलगू चौधरी बटेसर से बैलों की एक अच्छी जोड़ी मोल लाए थे। बैल पछाही जाति के सुंदर बड़ी बड़ी सींगों वाले थे। महीनों तक आसपास के गांवों के लोग उनके दर्शन करते रहे। दैवयोग से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। जुम्मन ने दोस्त से कहा, यह दगाबाजी की सजा है। इंसान सब्र भले ही कर जाए, पर खुदा नेक बद सब देखता है। अलगू को संदेह हुआ कि जुम्मन ने बैल को विष दिला दिया है। चौधराइन ने जुम्मन पर ही एक दुर्घटना का दोषारोपण किया। उसने कहा, जुम्मन ने कुछ करा दिया है। चौधराइन और करीमन में इस विषय पर एक दिन खूब ही वाद विवाद हुआ। दोनों देवियों ने शब्द मालाओं की नदी बहा दी। व्यंग, वक्रोक्ति, अन्योक्ति और उपमा आदि अलंकारों में बातें हुई। जुम्मन ने किसी तरह शांति स्थापित की। उन्होंने अपनी पत्नी को डांट डपट कर समझा दिया। वो उसे उस रणभूमि से हटा भी ले गए। उधर अलगू चौधरी ने समझाने बुझाने का काम अपने तर्कपूर्ण सोंटे से लिया। अब अकेला बैल किस काम का। उसका जोड़ा बहुत ढूंढा गया, पर ना मिला। निदान ये सलाह ठहरी कि इसे बेच डालना चाहिए। गांव में एक समझू साहू थे। इक्का गाड़ी हाँका करते थे। गांव से गुड़ घी लाद कर मंडी ले जाते, मंडी से तेल नमक भर लाते और गांव में बेचते। इस बैल पर उनका मन लहराया। उन्होंने सोचा, ये बैल हाथ लगे तो दिन भर में बेखटके 3 खेपे हों। आजकल तो एक ही खेप के लाले पड़े रहते हैं। बैल देखा, गाड़ी में दौड़ाया, बाल भौरी की पहचान कराई, मोल तोल किया और उसे लाकर द्वार पर बांध ही दिया। 1 महीने में दाम चुकाने का वादा ठहरा। 1 महीने में दाम चुकाने का वादा ठहरा। चौधरी को भी गरज थी ही, घाटे की परवाह ना की। समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे रगेदने। वो दिन में 3-3, 4-4 खेपे करने लगे। न चारे की फिक्र थी न पानी की, बस खेपों से काम था। मंडी ले गए, वहां कुछ सूखा भूसा सामने डाल दिया। बेचारा जानवर अभी दम भी न लेने पाया कि फिर जोत दिया। अलगू चौधरी के घर थे तो चैन की वंशी बजती थी। छठे छमा से कभी बहली में जोते जाते थे। तब खूब उछलते कूदते और कोसों तक दौड़े चले जाते थे।
वहां बैलराम को रातिब साफ पानी, दली हुई अरहर की दाल और भूसे के साथ साथ खली और यही नहीं, कभी कभी घी का स्वाद भी चखने को मिल जाता था। शाम सवेरे एक आदमी खरहरे करता, पहुंचता और सहलाता था। कहां वो सुख चैन, कहां ये आठों पहर की खपन। महीने भर में ही वो पिस्सा गया। इक्के का जुआ देखते ही उसका लहू सूख जाता था, हड्डियां निकल आई थीं, पर था वो पानीदार, मार की सहन न थी। एक दिन चौथी खेप में साहू जी ने दूना बोझ लादा। दिन भर का थका जानवर पैर न उठते थे। उस पर साहू जी कोड़े फटकारने लगे। बस फिर क्या था, बैल कलेजा तोड़कर चला। वो कुछ ही दूर दौड़ा और फिर बस चाहा कि जरा दम ले लूं, पर साहू जी को जल्द घर पहुंचने की फिक्र थी। अतएव उन्होंने कई कोड़े बड़ी निर्दयता से फटकारे। बैल ने एक बार फिर जोर लगाया, पर अब की बार शक्ति ने जवाब दे दिया। वो धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर न उठा। साहू जी ने बहुत पीटा, टांग पकड़कर खींचा, नथनों में लकड़ी ठूंस दी, पर कहीं मृतक भी उठ सकता है। तब साहू जी को कुछ शंका हुई। उन्होंने बैल को गौर से देखा, खोलकर अलग किया और सोचने लगे कि गाड़ी कैसे घर पहुंचे। वो बहुत चीखे चिल्लाए, पर देहात का रास्ता बच्चों की आंख की तरह सांझ होते ही बंद हो जाता है। कोई नजर ना आया। आसपास कोई गांव भी ना था। मारे क्रोध के उन्होंने मरे हुए बैल पर और दुर्रे लगाए और कोसने लगे। अब आगे तुझे मरना ही था तो घर पहुंचकर मरता। ससुरा बीच रास्ते में ही मर रहा, अब गाड़ी कौन खींचे। इस तरह साहू जी खूब जले भुने कई बोरे गुड़ और कई पीपे घी उन्होंने बेचा था। 200-250 रुपए कमर में बंधे थे। इसके सिवाय गाड़ी पर कई बोरे नमक था, अतएव छोड़कर जा भी नहीं सकते थे। लाचार बेचारे गाड़ी पर ही लेट गए। वहीं रथ जगा करने की ठान ली। चिलम पी, गाया, फिर हुक्का पिया। इस तरह साहू जी आधी रात तक नींद को बहलाते रहे। अपनी जान में तो वो जागते ही रहे, पर पांव फटते ही जो नींद टूटी और कमर पर हाथ रखा तो थैली गायब। घबराकर इधर उधर देखा तो कई कनस्तर तेल भी न दारद। अफसोस में बेचारे सर पीटने लगे और पछाड़ खाने लगे। प्रातःकाल रोते बिलखते घर पहुंचे। सहुआइन ने जब ये पूरी सुनावनी सुनी तब पहले रोई, फिर अलगू चौधरी को गालियां देने लगी। निगोड़े ने ऐसा कुलच्छना बैल दिया कि जन्म भर की कमाई लुट गई। इस घटना को कई महीने बीत गए। अलगू जब अपने बैल के दाम मांगते, तब साहू जी और सहुआइन दोनों ही झल्लाए कुत्तों की तरह चढ़ बैठते और अंड-बंड बकने लगते। वाह, यहां तो सारे जन्म की कमाई लुट गई, सत्यानाश हो गया, इन्हें दामों की पड़ी है। मुर्दा बैल दिया था, उस पर दाम मांगने चले हैं। आंखों में धूल झोंक दी, सत्यानाशी बैल दे दिया। हमें निरा पोंगा ही समझ लिया। हम भी बनिए के बच्चे हैं, ऐसे बुद्धू कहीं और होंगे। पहले जाकर किसी गड़ेहे में मुंह धो आओ, तब नाम लेना। न जी मानता हो तो हमारा बैल खोल ले जाओ। महीना भर के बदले 2 महीना जोत लो, रुपया क्या लोगे। चौधरी के अशुभ चिंतकों की कमी न थी। ऐसे अवसरों पर वो भी एकत्र हो जाते और साहू के बर्राने की पुष्टि करते। इस तरह फटकारे सुनकर बेचारे चौधरी अपना सा मुंह लेकर लौट आते। परंतु 150 रुपए से इस तरह हाथ धो लेना आसान न था। एक बार वो भी गर्म पड़े। साहू जी बिगड़कर लाठी ढूंढने घर चले गए। अब सहुआइन ने मैदान लिया। प्रश्नोत्तर होते होते हाथापाई की नौबत आ पहुंची। सहुआइन ने घर में घुसकर किवाड़ बंद कर लिए। शोरगुल सुनकर गांव के भले मानुष जमा हो गए। उन्होंने दोनों को समझाया, साहू को दिलासा देकर घर से निकाला। वो परामर्श देने लगे कि इस तरह सिर फुटव्वल से काम न चलेगा, पंचायत करा लो, जो कुछ तय हो जाए उसे स्वीकार कर लो। साहू जी राजी हो गए।
अलगू ने भी हामी भर ली। पंचायत की तैयारियां होने लगी। दोनों पक्षों ने अपने अपने दल बनाने शुरू किए। इसके बाद तीसरे दिन उसी वृक्ष के नीचे पंचायत बैठी। वही संध्या का समय था। खेतों में कौवे पंचायत कर रहे थे। विवादग्रस्त विषय ये था कि मटर की फलियों पर उनका अधिकार है या नहीं, और जब तक ये प्रश्न हल ना हो जाए तब तक वो रखवाले की पुकार पर अपनी अप्रसन्नता प्रकट करना आवश्यक समझते थे। पेड़ की डालियों पर बैठी शुक मंडली में ये प्रश्न छिड़ा हुआ था कि मनुष्य को बेमुरव्वत कहने का क्या अधिकार है कि जब उसे स्वयं अपने अपने मित्रों को भी दगा देने में संकोच नहीं होता। पंचायत बैठ गई तो रामधन मिश्र ने कहा, अब देरी क्यों, पंचों का चुनाव हो जाना चाहिए। बोलो चौधरी, किस किस को पंच बदते हो? अलगू ने दीन भाव से कहा। समझू साहू ही चुन लें। समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा, मानो किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया हो। रामधन अलगू के मित्र थे। वो बात को ताड़ गए। पूछा, क्यों चौधरी, तुम्हें कोई उज्र तो नहीं? चौधरी ने निराश होकर कहा, नहीं, मुझे क्या उज्र होगा। अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान बहुधा हमारे संकुचित व्यवहारों का सुधारक होता है। जब हम राह भूलकर भटकने लगते हैं तब ये ज्ञान हमारा विश्वसनीय पथ प्रदर्शक बन जाता है। नवयुवक युवावस्था में कितना उद्दंड रहता है, माता पिता उसकी ओर से कितने चिंतित रहते हैं। वो उसे कुल कलंक समझते हैं, परंतु थोड़े ही समय में परिवार का बोझ सर पर पड़ते ही वो अव्यवस्थित चित्त उन्मत्त युवक कितना धैर्यशील, कितना शांत चित्त हो जाता है। ये भी उत्तरदायित्व के ज्ञान का ही फल है। जुम्मन शेख के मन में भी सरपंच का उच्च स्थान ग्रहण करते ही अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उसने सोचा, मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूं। मेरे मुंह से इस समय जो कुछ निकलेगा वो देववाणी के सदृश है, और देववाणी में मेरे मनोविकारों का कदापि समावेश नहीं होना चाहिए। मुझे सत्य से जौ भर टलना उचित नहीं। पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब करने शुरू किए। बहुत देर तक दोनों दल अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। इस विषय में तो सब सहमत थे कि समझू को बैल का मूल्य देना चाहिए, परंतु दो महाशय इस कारण रियायत करना चाहते थे कि बैल के मर जाने से समझू को हानि हुई। इसके प्रतिकूल दो सभ्य मूल्य के अतिरिक्त समझू को दंड देना चाहते थे, जिससे फिर किसी को पशुओं के साथ ऐसी निर्दयता करने का साहस न हो। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू को उचित है कि बैल का पूरा दाम दें। जिस वक्त उन्होंने बैल लिया उसे कोई बीमारी ना थी। अगर उसी समय दाम दे दिया जाता तो आज समझू उसे फेर लेने का आग्रह ना करते। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे बड़ा कठिन परिश्रम कराया गया और उसके दाने चारे का कोई अच्छा प्रबंध नहीं किया गया। रामधन मिश्र बोले, समझू ने बैल को जानबूझकर मारा है, अतएव उनसे दंड लेना चाहिए। जुम्मन बोले, ये दूसरा सवाल है, हमको इससे कोई मतलब नहीं। झगड़ू साहू ने कहा, समझू के साथ कुछ रियायत होनी चाहिए। जुम्मन बोले, ये अलगू चौधरी की इच्छा पर निर्भर है। वो रियायत करते हैं तो ये उनकी भलमनसी है। अलगू चौधरी फूले न समाये, उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। चारों ओर से प्रतिध्वनि हुई, पंच परमेश्वर की जय। प्रत्येक मनुष्य जुम्मन की नीति को सराहता था। इसे कहते हैं न्याय। यह मनुष्य का काम नहीं, पंच में परमेश्वर वास करते हैं। ये उन्हीं की महिमा है। पंच के सामने खोटे को कौन खरा कह सकता है। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनसे गले लिपटकर बोले, भैया, जब से तुमने मेरी पंचायत की तब से मैं तुम्हारा प्राणघातक शत्रु बन गया था,
पर आज मुझे ज्ञात हुआ कि पंच के पद पर बैठकर न कोई किसी का दोस्त होता है न दुश्मन। न्याय के सिवा उसे और कुछ नहीं सूझता। आज मुझे विश्वास हो गया कि पंच की जुबान से खुदा बोलता है। अलगू रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से हरी हो गई।